और आज की हमारी इस डीप डाइव का फोकस यही है, पाषाण युग यानी स्टोन एज। वो टाइम जब मानव इतिहास ने अपने सबसे चैलेंजिंग मोड़ लिए। हमारा मिशन किसी पत्थरों और गुफाओं की बोरिंग लिस्ट को पढ़ना नहीं है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नेचर के रहमो करम पर जीने वाला एक आम सा जीव इस पूरी धरती का मास्टरमाइंड बन गया। जब हम पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो हम उस वक्त की बात कर रहे होते हैं जब इंसान के पास ना तो तेज दौड़ने वाले पैर थे और ना ही शिकार करने के लिए बाघ जैसे नाखून थे। नेचर के हिसाब से तो हमारा शरीर बहुत कमजोर था उस वक्त। बिल्कुल। तो ऐसे में जिंदा रहने का एक ही तरीका था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे लंबा फेज था जब इंसान ने पहली बार ये समझा कि वो अपने आसपास की बेजान चीजों को, जैसे पत्थरों को, हथियार में बदल सकता है। पर एक मिनट, अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो दो पत्थरों को आपस में टकराकर उन्हें तोड़ना और धारदार बनाना ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम तो नहीं लगता। इसको हम इतनी महान उपलब्धि कैसे मान सकते हैं? पॉइंट तो है। मतलब कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स के एंगल से भी देखें तो पेलियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च। तो क्या इतने हजारों सालों में इंसान बस पत्थर ही तोड़ता रहा? ये सवाल आना बहुत नेचुरल है। ऊपर से देखने पर ये बस पत्थर तोड़ना लगता है, लेकिन अगर हम निम्न यानी अर्ली पेलियोलिथिक फेज के प्रूफ्स को देखें। जैसे कहाँ के प्रूफ्स? जैसे पंजाब की सोहन घाटी हो गई, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी या राजस्थान में दीदवाना। अच्छा, मतलब अलग अलग जगह फैले हुए थे। हाँ, और भी हैं, महाराष्ट्र का नेवासा, कर्नाटक का हुंसकी और कश्मीर का पहाड़गम। तो इन सब जगहों पर एक पैटर्न दिखता है। इंसान बस ऐसे ही रैंडम तरीके से पत्थर नहीं तोड़ रहा था, वो पेबल टूल्स या चॉपर बना रहा था। और उसके बाद जब हम मध्य यानी मिडिल पेलियोलिथिक काल में आते हैं तो एक बहुत बड़ा टेक्निकल उछाल आता है जिसको फ्लेक टेक्निक कहते हैं। हाँ, मैंने इस फ्लेक टेक्निक के बारे में पढ़ा है, पर ये टेक्निक उस बेसिक पत्थर तोड़ने से अलग कैसे थी? इसमें ऐसा नया क्या था? इसको ऐसे समझते हैं, जब एक बड़े पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारते हैं तो वो टूट जाता है। शुरुआती इंसान उस बड़े टूटे हुए हिस्से को यूज करता था, पर फ्लेक टेक्निक में क्या हुआ, इंसान ने ये समझना शुरू किया कि अगर एक पत्थर पर एक स्पेसिफिक एंगल से और सही प्रेशर के साथ चोट की जाए तो एक बहुत ही पतली, नुकीली और ब्लेड जैसी पपड़ी अलग हो जाती है, जिसे फ्लेक कहते हैं। और ये फ्लेक उस मेन पत्थर से कहीं ज्यादा खतरनाक और धारदार होती थी। ओह, तो फोकस बदल गया। बिल्कुल। इसका असली महत्व पत्थर में नहीं था, इंसानी दिमाग में था। फ्लेक निकालने के लिए चोट मारने से पहले ही इमेजिन करना पड़ता है कि पत्थर टूटने के बाद कैसा दिखेगा। इसको मेंटल टेम्पलेट बोलते हैं। वेट, वाकई? मतलब वो पत्थर पर वार करने से पहले ही दिमाग में टूल का डिजाइन बना रहे थे। ये तो कुछ स्मार्टफोन के अर्ली अपग्रेड जैसा लगता है। सही पकड़ा। कैसे भला? जैसे पहले हमारे पास वो बड़ा सा भारी कीपैड फोन होता था जो बस एक बेसिक काम आता था। फिर अपग्रेड हुआ, स्क्रीन बड़ी हुई और हम स्मार्ट डिवाइस तक आ गए। यहां भी वही हुआ, एक भारी पत्थर से शुरुआत हुई और फिर वो एक परफेक्ट फ्लेक में अपग्रेड हो गया। बिल्कुल परफेक्ट कंपैरिजन है। और यही टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड हमें अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पुरा पाषाण काल में दिखता है। ये वो टाइम था जब दुनिया प्लाइस्टोसीन युग के आखिरी फेज में थी। मतलब चारों तरफ लंबा आइस एज चल रहा था। हाँ, पूरी तरह से कड़ाके की ठंड। और इसी ठंड और स्ट्रगल के बीच एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना होती है, होमो सेपियंस का आना। यानी हमारे बिल्कुल सीधे पूर्वज। जी हाँ। और इनके आते ही टेक्नोलॉजी और रिफाइन हो गई। अब इंसान फ्लिंट टूल्स यानी चकमक पत्थर यूज करने लगा था। चकमक पत्थर में क्या खास था? इसकी खासियत ये है कि एक बहुत आसानी से मन चाहे शेप में टूटकर धारदार बन जाता है। और इस ठंड से बचने के लिए उन्होंने नेचुरल गुफाओं और चट्टानों को अपना घर बनाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश का भीमबेटका इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। भीमबेटका की गुफाएं? हाँ, और सिर्फ वहां नहीं, इनाम गांव, नेवासा और डिडवाना में भी इसके पक्के सबूत हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं में रहना, चकमक पत्थरों से परफेक्ट टूल्स बनाना, ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा था जो बर्फ से ढकी थी। लेकिन इतिहास कभी रुका नहीं रहता। प्लीस्टोसीन युग खत्म होने लगता है और दुनिया का मौसम अचानक बदलता है। सही बात है। एक ठंडा युग खत्म होता है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी इकोलॉजी को बदल दिया और हम एंटर करते हैं मेसोलिथिक एज में, यानी मध्य पाषाण काल।
एकदम सही कहा। क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ मौसम बदलना नहीं था। जब बर्फ पिघली तो जमीन पर नए जंगल उगे, घास के मैदान फैले, फ्लोरा और फौना में एक बड़ा धमाका हुआ समझो। यहाँ मुझे ना एक बड़ा डाउट है। अच्छा, क्या डाउट है? अगर क्लाइमेट वार्म हो गया, नए जंगल आ गए, खाने को ज्यादा प्लांट्स और जानवर मिल गए, तो इंसान की लाइफ तो इजी होनी चाहिए थी ना, ठंड से भी नहीं लड़ना था। लॉजिक तो ठीक है। तो फिर हिस्ट्री में ये क्यों करा जाता है कि इसी टाइम लोगों को माइक्रोलिथ्स यानी बहुत ही छोटे पत्थरों के टूल्स की जरूरत पड़ी? जब खाना आसानी से मिल रहा था तो टूल्स छोटे क्यों किए? ये बहुत शानदार पॉइंट उठाया है। लाइफ इजी जरूर हुई थी, पर चैलेंजेस पूरी तरह बदल गए थे। ठंडे क्लाइमेट में मैमथ्स जैसे बड़े और स्लो जानवर होते थे। अच्छा, स्लो थे इसलिए? हाँ, लेकिन जब जंगल घने हो गए तो वो बड़े जानवर गायब होने लगे। उनकी जगह हिरन, बारहसिंगा, खरगोश और जंगली सुअर आ गए, जो छोटे थे और बहुत तेज भागते थे। ओह, अब समझ आया। मतलब एक भारी पत्थर हाथ में लेकर तेज भागते हिरन का शिकार थोड़ी हो सकता है, वो तो पत्थर फेंकने से पहले ही निकल जाएगा। बिल्कुल, इसलिए अब ऐसे वेपन्स चाहिए थे जो हल्के हों, शार्प हों और दूर से परफेक्ट निशाने के साथ फेंके जा सकें। यहीं से माइक्रोलिथ्स आए। ये बस 1 से 5 सेंटीमीटर के बहुत ही नुकीले पत्थर होते थे? बस 1 से 5 सेंटीमीटर, ये तो बहुत छोटे हैं। हाँ, पर सबसे बड़ी क्रांति इनका छोटा होना नहीं था। असली क्रांति थी हाफ्टिंग की टेक्निक। हाफ्टिंग? ये हाफ्टिंग क्या होती है? हाफ्टिंग मतलब इन छोटे पत्थरों को लकड़ी या हड्डी के डंडों के आगे चिपकाना या बांधना। उन्होंने पेड़ों की गोंद और जानवरों की नसों का यूज करके इन पत्थरों को लकड़ी पर फंसाना शुरू किया। इसी से भाले, तीर और तीर कमान बने। अरे वाह, मतलब उन्होंने सिर्फ टूल नहीं बनाया, एक पूरा वेपन सिस्टम तैयार कर लिया। एग्जैक्टली। लकड़ी, गोंद और पत्थर तीनों को मिलाकर। ये तो एकदम प्योर इंजीनियरिंग है। सही में। और इस मीजोलिथिक एज में एक और चीज हुई जिसने ह्यूमन ब्रेन की स्पीड बढ़ा दी। आग का कंट्रोल्ड यूज। आग ने न सिर्फ उन्हें वाइल्ड एनिमल्स से बचाया, बल्कि खाना पकाना भी सिखाया। पके हुए खाने का दिमाग से क्या कनेक्शन है? बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। कच्चा मांस या फल चबाने में और पचाने में बॉडी की बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है, पर पका हुआ खाना आसानी से पच जाता है और बॉडी को इंस्टेंट कैलोरीज मिलती हैं। ओह, तो वो एनर्जी ब्रेन को मिलने लगी। बिल्कुल। उसी बची हुई एनर्जी ने दिमाग को बड़ा और कॉम्प्लेक्स होने में मदद की। और सोचिए, जब लोग आग के चारों तरफ बैठने लगे तो कम्युनिकेशन शुरू हुआ होगा, भाषा और समाज बनने लगा होगा। और इसी दिमाग ने शायद शिकार की उस अनसर्टेनिटी को भी समझा होगा, क्योंकि रोज शिकार मिलेगा इसकी कोई गारंटी तो थी नहीं। कभी मिला तो दावत, नहीं तो भूखे सोना पड़ता था। हाँ, और यही अनसर्टेनिटी हमें मध्य पाषाण काल के सबसे बड़े शिफ्ट की तरफ ले जाती है, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। ये उनकी दूरदृष्टि थी। मतलब जानवरों को जिंदा रखना शुरू किया। हाँ, उन्होंने सोचा तुरंत मारकर खाने से बेहतर है इन्हें पाल लिया जाए ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। आर्कियोलॉजिस्ट को इसके सबसे पहले सबूत राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, और उस वक्त तक इंसान पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैल चुका था, राइट? जैसे गुजरात में लंघनाज, एमपी में भीमबेटका, यूपी में चुपानी मांडो, वेस्ट बंगाल में बीरभानपुर, कर्नाटका का संगानाकल्लू और सदर्न तमिलनाडु में तूतीकोरिन। सही कहा। अब इंसान नेचर से लड़ नहीं रहा था, वो नेचर के साइकिल को समझ रहा था। लेकिन असली गेम चेंजर तो अभी आना बाकी था। जानवरों को पालना तो बस ट्रेलर था। असली रेवोल्यूशन तब आई जब लोगों ने खाने के लिए भटकना छोड़ दिया और जमीन पर अपना कंट्रोल कर लिया। हाँ, और यहीं से शुरू होता है नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस हंटिंग से फार्मिंग की तरफ आने को हम रियल एस्टेट का इन्वेंशन कह सकते हैं। रियल एस्टेट, ये नजरिया थोड़ा अलग है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, जब आप शिकार करते हैं तो आप जानवरों के पीछे भागते हैं, एक बंजारे की तरह। आपका कोई परमानेंट घर नहीं होता। लेकिन जब आप जमीन में बीज बोते हैं तो पूरी साइकोलॉजी ही बदल जाती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि बीज बोने के बाद आप वहां से जा नहीं सकते। फसल पकने तक, काटने तक वहीं रुकना पड़ेगा। उस फसल को जानवरों से बचाना पड़ेगा, तो आपको खेत के पास घर बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। पहली बार लोगों के पास प्रॉपर्टी थी। यहां से जमीन, टेरिटरी और उस पर हक जताने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ये बहुत एक्यूरेट एनालिसिस है। फार्मिंग ने लोगों को फूड गैदरर्स से
फूड प्रोड्यूसर बना दिया। और जब अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी फसल होती है, तो एक नई चीज आती है, सरप्लस फूड। यानी जरूरत से ज्यादा खाना। उसका सोसाइटी पर क्या असर पड़ा? इसने मॉडर्न सिविलाइजेशन की फाउंडेशन रखी। सोचिए, पहले हर किसी को खाना ढूंढने में लगना पड़ता था, पर अब 10 लोग इतनी फसल उगा सकते थे जो 50 का पेट भर सके। तो बाकी 40 लोगों को क्या करना था? वो फ्री हो गए। शायद उन्होंने दूसरी स्किल सीखनी शुरू की होंगी। एग्जैक्टली। यहीं से स्पेशलाइजेशन आया। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, क्योंकि अनाज स्टोर करना था। काले और लाल रंग के बर्तन इसी टाइम आए। कुछ लोग कपड़े बुनने लगे, कुछ नए टूल्स बनाने लगे। ओह, इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल? बलूचिस्तान का मेहर घर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहां गेहूं और जौ की खेती होती थी। हड्डियों के बहुत ही एडवांस टूल्स मिले हैं। मेहर घर दिखाता है कि कैसे एग्रीकल्चर से वेल्थ और समृद्धि आई। और यही स्पेशलाइजेशन बाद में ट्रेड और बड़े शहरों का कारण बना होगा। बिल्कुल। अगर ग्लोबल स्केल पर देखें तो टर्की का कैटल होयोक इसका डायरेक्ट प्रूफ है। इसे प्रथम मानव प्रोटो सिटी माना जाता है। एक मिनट, प्रोटो सिटी क्या होती है? किसी गांव और शहर के बीच की कोई स्टेज? हाँ, कुछ वैसा ही। कैटल होयोक में हजारों लोग एक साथ मिट्टी की ईंटों से बने घरों में रहते थे। और सबसे अजीब बात, इन घरों के बीच कोई गलियां नहीं थीं। गलियां नहीं थी तो लोग आते जाते कैसे थे? घर एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए थे। लोग छतों पर चलते थे और छत में बने छेद से सीढ़ी लगाकर अपने घर में उतरते थे। ये ह्यूमन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। और वो अपने मरे हुए परिवार वालों को घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। वाह, छत को सड़क की तरह यूज करना सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन जब फार्मिंग शुरू हुई तो पूरे इंडिया में एक जैसा डेवलपमेंट नहीं था। ज्योग्राफी ने तय किया कि कौन क्या खाएगा और कैसे रहेगा। ये बस हिस्ट्री नहीं, एडेप्टेशन की स्टोरी है। सही कहा। जिस इलाके में जो आसानी से मिला, लोगों ने उसी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। जैसे साउथ इंडिया की बात करें, वहां की मिट्टी और मौसम गेहूं उगाने के लायक नहीं था, तो उन्होंने रागी और बाजरा उगाना शुरू किया। हाँ, मिलेट फार्मिंग। कर्नाटका में सांगनाकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर और आंध्र प्रदेश में उतनूर या तमिलनाडु में पय्यमपल्ली। इन सब जगहों से पता चलता है कि वहां रागी और बाजरा मेन डाइट थे, जो आज भी देखा जाता है। ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है कि हमारा पास्ट आज भी हमारे प्रेजेंट में जिंदा है। और चैलेंजेस की बात करें तो ईस्ट इंडिया का सीन देखिए। बिहार के चिरांद में वहां क्या लगता? न्योलिथिक एज को स्टोन एज का ही हिस्सा मानते हैं, राइट? पर चिरांद में पत्थर आसानी से मिलते ही नहीं थे। तो वहां के लोगों ने हिरन के सींगों और हड्डियों को तराश कर अपने एडवांस टूल्स बना लिए। अरे वाह! हाँ, ये दिखाता है कि इंसान हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल ही लेता है। यूपी की बेलन घाटी में कोलदीवा और महागारा में भी ऐसी ही लोकल फार्मिंग दिखती है। और अगर हम नॉर्थ में चलें, कश्मीर में, तो वहां की कहानी तो और भी थ्रिल कर देने वाली है। वहां तो जमा देने वाली ठंड थी। बिल्कुल, वहां की चैलेंज अलग थी। इसलिए वहां के लोगों ने पिट ड्वेलिंग्स यानी जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाए, ठंड से बचने के लिए। बुर्जाहोम और गुफकरल इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं। गुफकरल का मतलब तो शायद कुम्हार की गुफा होता है ना? सही पकड़ा। और सिर्फ कश्मीर नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी इस नेटवर्क से कटा हुआ नहीं था। असम के दाऊजली हार्डिंग वाली बात तो सबसे ज्यादा हैरान करती है। वहां खुदाई में जेडाइट पत्थर मिलाए, जो जनरली उस एरिया में होता ही नहीं है। हाँ, जेडाइट एक बहुत सख्त और हरा पत्थर होता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये शायद चीन या म्यांमार से वहां आया होगा। बस यही बात। सोचिए, उस जमाने में कोई सड़कें नहीं, गाड़ियां नहीं, पर एक पत्थर पहाड़ों और जंगल को पार करके चाइना से असम पहुंच गया। ये क्लियरली इशारा करता है कि उस वक्त एक बार्टर सिस्टम या ट्रेड नेटवर्क चल रहा था। बिल्कुल, लोग एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज कर रहे थे। एक पत्थर हाथदार हाथ मीलों लंबा सफर तय कर रहा था। अगर हम वापस कश्मीर के बुर्जाहोम चलें, तो वहां की कब्रों में एक बहुत इमोशनल डिटेल मिलती है। आप उन कब्रों की बात कर रहे हैं जहां कुत्तों को दफनाया गया था? हाँ, वहां इंसानों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। ये बस एक नॉर्मल बरियल रिचुअल तो नहीं लगता। ये आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेयर फाइंड है। और एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री में शायद पहली बार हम एम्पथी, प्यार और एक एनिमल के साथ डीप इमोशनल कनेक्शन देखते हैं। ये इस बात का हिंट हो सकता है कि इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने की स्ट्रगल से ऊपर उठ गया था। वो आफ्टर लाइफ के बारे में सोचने लगा था। बिल्कुल।
उन्हें शायद लगता होगा कि इस दुनिया के बाद जो अनजान सफर है वहां भी उन्हें अपने वफादार साथी की जरूरत पड़ेगी। ये थॉट सच में गूज बम्स देने वाला है। ये दिखाता है कि वो बस स्टोन तोड़ने वाली मशीन नहीं थे, वो फिलॉसफी और इमोशंस वाले इंसान बन चुके थे। सोचने वाली बात है, जब वो प्राचीन इंसान रात में आग के पास बैठता होगा तो बस खेती या शिकार की बातें नहीं होती होंगी। शायद वो तारों को देखकर लाइफ और डेथ के मतलब ढूंढ रहा होगा। तो जब भी अपने आसपास किसी पालतू जानवर को देखा जाता है तो ये समझना चाहिए कि इंसान और जानवर का ये प्यार कोई आज की बात नहीं है। सही कहा। ये ठीक उसी पाषाण युग जितना पुराना है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थरों को रगड़कर दुनिया में आग जलाई थी। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस सफर और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते रहिए जो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है।